हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका जून 2021 में एचपी टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। एचपी टेट जिन भी साथियों का होने वाला है, खास तौर पे आर्ट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें डिस्कस करने वाले हम इंडियन पॉलिटिकल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 50 एमसीक्यू जो कि हर बार एग्जाम में आते ही है। गाइस, ये वीडियो आपको देखना ही है। ये मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो, जब आप इसके क्वेश्चन देख लेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इसके साथ ही नॉन मेडिकल, मेडिकल या जेबीटी जो भी अदर स्ट्रीम के साथी देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल के क्वेश्चन या कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। खासतौर पर आर्ट्स के लिए तो ये मतलब रामबाण क्लास होने जा रही है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो 3 चीज़ें आपको कर लेनी है। लाइक कर लेना है अपनी राय, और आशीर्वाद हमारे कमेंट सेक्शन में कर लेना है। और इसके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि आप हमें बार बार मैसेज करते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए और सीरीज़ को शुरू कीजिए। तो गाइज़, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्स करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो और ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा उसी सीरीज़ को आगे प्रोसीड किया जाए। अगर वीडियो डाउन हो जाती है तो हम उसकी आगे फिर सीरीज़ नहीं शुरू करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो ज़रूरी चीज़ें हमने जो थी वो बताई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए भारत का संविधान प्रश्न उत्तर, मतलब इंपॉर्टेंट ये चीज़ सीरीज होने वाली है। तो गाइज, इसके साथ ही आपको क्या करना है कि इन 50 क्वेश्चन में आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आप जानते हैं गाइस कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो संविधान सभा की जो अब संविधान को बनाने के लिए ऑब्वियस है कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी। इसमें से मेनली फर्स्ट मीटिंग पूछती गई, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप गेस कीजिएगा, मैं बता देता हूँ। उसका जो राइट आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे आपको आंसर शो हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 9 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। गए जो संविधान सभा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे, मतलब टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही संविधान सभा के टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में चुना गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 3। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन है। भारत संविधान के जनक भी इनको माना जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैं आपको आंसर दिखा लेता हूँ, ये तो क्वेश्चन आपको आता ही होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही भारत के संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। इनका बहुत सारा योगदान था। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे। आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। गाइस, अभी आपको मैंने बताया था कि स्थायी अध्यक्ष जो कौन थे, तो आपने देखा था। तो यहाँ पे आपको बताना है स्थायी अध्यक्ष। ओके, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो गाइस कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हमने बताए थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, टेम्परेरी चेयरमैन। जबकि जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपको बताना है, तो आप गेस कर लीजिएगा अपना आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा है, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उन्हीं को ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अर्थात संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप में से संविधान को कब पारित कर दिया गया, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया अंतिम रूप से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर जो आपको बताना है, एक होता है कि लागू कब किया गया, इंप्लीमेंट कब किया गया, बनाया कब गया। यहाँ पे ये कि अडॉप्ट कब किया गया, मतलब पारित कब किया, स्वीकार कब किया गया है, तो है ना। तो ये डेट ढंग से रखनी है। उसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था, अडॉप्ट कर दिया गया था। हालांकि उसको लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया था, आप जानते हैं, इसीलिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे, क्योंकि उस दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत का संविधान उस दिन लागू किया गया था। लेकिन जो तैयार हो चुका था वो 26 नवंबर 1949 को ही हो चुका था तैयार। अडॉप्ट भी उसी दिन ही किया गया था, लेकिन 26 जनवरी किसी खास दिन के कारण वजह से उसे 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है आप सभी जानते ही होंगे। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। जैसा मैंने अभी बताया 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे बनाया जाता है इंडिया में, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हुआ था। गाइस तारीख पे कंफ्यूज नहीं होगा, 26 जनवरी को लागू किया गया था, इंप्लीमेंट हुआ था। ओके, जबकि जो अभी आपने 26 नवंबर 1949 यानी कि इससे कुछ एक महीने पहले मतलब 26 नवंबर को क्या अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार कर लिया था, पारित कर लिया था, जबकि 26 जनवरी को इसे लागू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं टेट के एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कब गणतंत्र बना, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक कब बना था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिपब्लिक का मतलब तो आप जानते ही है गाइज, वही चीज़ होगी कि 26 जनवरी 1950, यानी कि संविधान किस को लागू कब किया गया था। गणतंत्र वही होता है ना, गणतंत्र का मतलब तो आप जानते हैं ना रिपब्लिक, यानी कि ऐसा शासन, ऐसा प्रोसेस या प्रोसीजर सिस्टम जिसमें मेन पावर जो किसके पास हो, पब्लिक के ऊपर हो, मतलब जनता के ऊपर हो। गण जो है, गण मतलब जनता होता है, तो जनता का तंत्र या जो पब्लिक सिस्टम है जिसे हम रिपब्लिक कहते हैं, वो जो है 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया जो है आज़ाद होने के बाद डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी, है ना, गणतंत्र रिपब्लिक कंट्री बन गई थी। क्यों? क्योंकि संविधान जो है लागू हो गया था। उससे पहले आप जानते हैं कि ब्रिटिश का हमारे देश पे अधिकार था, तो उस टाइम जो है गणतंत्र नहीं था देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई, कि भारत के संविधान को किस भाग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल कहा गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। गाइस जो प्रियम्बल है, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल प्रस्तावना को प्रियम्बल कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को, अर्थात भारतीय संविधान की प्रियम्बल को ही आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा एक ऐसा अनुच्छेद है आर्टिकल 32 जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, जैसे प्रस्तावना तो आप जानते हैं ना, जैसे कोई भी बुक्स होती है गाइस, बुक्स में सबसे पहले इस तरह का कंटेंट दिया जाता है, या और उसके बाद किसी बुक में बता रहा हूँ, और बुक कंटेंट के बाद जो है इस तरह की प्रस्तावना लिखी होती है, प्रियम्बल, जिसे हम भारत के लोग इस तरह से प्रस्तावना है, उसको जो है आत्मा कहा जाता है। और उसके अलावा गाइस आर्टिकल 32 को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भी आपको बता रहा हूँ, अनुच्छेद 32 को भी भारत के संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा आत्मा कहा गया था। ये चीज़ भी इस तरह से पूछ लेता कि अनुच्छेद 32 को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान यानी कि इंडियाज नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया था। गाइज राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत नहीं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय गान मतलब नेशनल सॉन्ग, यहाँ पे नेशनल सॉन्ग होना था, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रीय गीत होता है। तो राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, नेशनल सॉन्ग को कब स्वीकार किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। तो गाइज मैं फिर से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ यार आप क्या करें कि जो भी आपका राइट आंसर है वो, मतलब जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, जो भी आपके राइट होंगे, उनको आपने क्या करना है, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता लेना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो ये आप जानते हैं कि 6 जो है वो मूल अधिकार है। भारतीय जो भी इंडिया का सिटीजन होगा, भारत का नागरिक होगा, उसके मूल अधिकारों की संख्या जो 6 होगी। हालांकि गाइस पहले साथ ही उसमें संपत्ति का अधिकार जो है, प्रॉपर्टी जो है आपकी, उसको हटा दिया गया है, वो अब आपका निजी अधिकार है, जबकि मूल अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। ओके, इसके साथ ही गाइस इस तरह से पूछ लेते हैं कि जो मूल अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की गई है। 11वां क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को, जिसको राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता था, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। गैस मैंने जैसे बताया था कि पहले 7 थे मौलिक अधिकार, लेकिन ये हटाया गया संपत्ति का अधिकार। अभी जो है वर्तमान में कितने हैं, 6 है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 44वें। गाइज जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। गाइज दो चीज़ें होती है, एक होता है जो साधारण संशोधन, एक होता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन को होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऐसे
कानून को जब संशोधित किया जाता है कि जिनकी प्रक्रिया जटिल होती है या डिफरेंट होती है, डिफिकल्ट होती है मॉडिफाई करने में, अमेंडमेंट करने में, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। क्योंकि संपत्ति का अधिकार भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पहले मौलिक अधिकार था, तो उसको हटाना इतना आसान नहीं था। इसका प्रोसेस अलग होता है जो बाकी कानून बनते हैं ना, तो उस तरह से ऐसी चीज़ों को संविधान संशोधन कहते हैं। तो वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिएगा, एक संशोधन होता है, एक संविधान संशोधन होता है। तो संविधान संशोधन जो है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटाया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए बी दोनों या संसद? तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ ही हाई कोर्ट, इन दोनों को ही फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मान लीजिए आप जानते हैं कि जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी भी चीज़ के आधार पे भेदभाव हो रहा है उन 6 मौलिक अधिकारों के, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपके जो भी स्टेट का हाई कोर्ट होगा या फिर इंडिया का सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे जाके अपनी याचिका दर्ज करवा सकते हैं कि आपको जिस भी चीज़ के लिए आपको लग रहा है कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है या आपको वो फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे, तो अपील कर सकते हैं और आपकी फिर सुनवाई होगी, आपके मैटर को डिस्कस किया जाएगा कोर्ट पे, और आपको फिर अगर आप सही होंगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन ये है कि किस पे आपके रक्षक कौन है, मतलब अगर आपको नहीं दिया जा रहा है देश में, अब किन्हीं वजहों से, निजी कारणों से आपको नहीं दी जा रही है मौलिक अधिकार, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? गाइज, सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जिसको हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, इनको फ्री एजुकेशन दी जाती है, बिल्कुल निःशुल्क एजुकेशन दी जाती है 6 to 14 ईयर्स। ये जो है पहले फंडामेंटल राइट में नहीं था, मतलब शिक्षा का अधिकार जो है अब जो है मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जोड़ा गया कि हर एक बच्चे का अधिकार है एजुकेशन लाना। तो ये जो आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में ये जोड़ा गया, क्योंकि गाइज यहाँ पे आप, अगर आपको ये आंसर नहीं आता तो अब भी आप उसको टिक कर सकते थे अनुच्छेद 21 से। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब भारत का संविधान बना था तब ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं इंक्लूड किया गया था। ओके, इतना तो पता है ना। तो आप इसको देखते ही टिक कर सकते थे अगर ये 4 ऑप्शन होते थे, क्योंकि यहाँ पे ए जोड़ा गया है। तो अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो आप आपको याद रखना है कि 21 इसका राइट आंसर है, क्योंकि 21(1) जब इसको जोड़ा गया था गाइज, उसके बाद इसको कहाँ पे प्लेस किया गया, तो अनुच्छेद 21 के ए भाग में इसको जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के रूप में मूल अधिकार माना जाएगा, फंडामेंटल राइट माना जाएगा। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको बोलते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे होंगे। ओके, तो आई होप यार आप समझ रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा किस में निहित है? और इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। तो राज्यों की नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं गाइज, स्टेट के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिनको नीति निर्देशांक कहते हैं, उनका क्या है, उनका जो कि जो पब्लिक वेलफेयर के लिए कौन सी आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए देश में, तो वो उनको हम नीति निर्देशांक कहते हैं। कि जो मतलब लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा है कि वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किस में नहीं है, तो मतलब जो राज्यों की नीति निर्देशांक तत्व होते हैं गाइज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और ये किस देश से लिए गए, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है आयरलैंड से लिए गए, ये आपको ध्यान रखना है। आयरलैंड से राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। और ये इनका मेन चीज़ क्या होता है गाइज, इनका सिंपल मैं बताऊँ, जैसे कोई पॉलिसी बनती है, कोई भी प्लान बनता है, कोई भी स्कीम कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल सरकार बनाती है, तो वो बेसिकली इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही बनाती है वो चीज़ें जो भी राज्यों की नीति निर्देशांक में लिखा होता है ना। इसमें ऐसी चीज़ लिखी होती है कि भाई जो भी काम आप करेंगे वो लोक कल्याणकारी होगा, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा वो। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि वो, अनुच्छेद 40 आपको बताना है कि जो स्टेट है उसको क्या निर्देश देता है ना। तो आपको पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि भारत के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक राज्यों के नीति निर्देशांक है, तो आर्टिकल 39 से 51। तो आप जानते हैं कि 39 से है तो आर्टिकल 40 भी जो है नीति निर्देशांक की बात करेगा। तब यहाँ पे बोला है कि निर्देश देता है, मतलब इस अनुच्छेद में किस निर्देश की बात की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राम पंचायतों का संगठन करे। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट नंबर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अभी आपने देखा हुआ कुछ एक जब पंचायत के इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में, जो पंचायती राज के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें आपने देखा है कि जैसे नई पंचायतें बनी थी, न्यू पंचायतें
नई पंचायतें जो बनी थी, न्यू पंचायत बनी थी, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जो नई पंचायत बनने का प्रोसीजर है संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 आपको याद रखना है कि भारत के संविधान का 40वां जो संविधान का अनुच्छेद है वो नई पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है कि जो नई पंचायत बनेगी वो आर्टिकल 40 के, जैसे कोई भी पंचायत है, जैसे जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारी पंचायत का जो नाम है वो खनाग है, वो अभी रिसेंटली कुछ वर्ष पहले एक लझेरी नामक पंचायत से अलग हुई थी। तो गाइस जो जैसे मान लीजिए पंचायत ए है, एक पंचायत बी है, जब ए से बी में कोई पंचायत डिवाइड होती है तो वो आर्टिकल 40 में उसका व्याख्यान किया गया है, वर्णन किया गया है। आई होप यार आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16वां, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। गाइस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया गया है, आपको बताइए जो मूल कर्तव्य है को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई। अब देखो क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया गया, कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य है उनको किस देश से लिया गया है। बस पूछने का टेक्निकल टर्म यहाँ पे प्रेरणा ली गई है कि मतलब कहाँ से उनको आइडिया है जो भारत के संविधान में मेकर थे, संविधान सभा के सदस्य। तो सबसे पहले मैं गाइज आपको बताना पहला हूँ, जिस तरह से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल क्या है, राइट्स है, मतलब मौलिक अधिकार है, उसी तरह से हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। कौन कौन सी ड्यूटीज़ है वो आपको मैं बताऊंगा किसी खास वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी ड्यूटीज़ है कि हमें अपने जो भी जैसे राष्ट्र चिन्ह है, झंडा है, हमारा प्यारा तिरंगा है, या इस तरह की कोई भी पब्लिक प्लेस है, मतलब वहाँ पे हमें स्वच्छता रखनी है, अपने जो भी नेशनल सिंबल्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना है ना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको फंडामेंटल राइट्स भी है, मतलब हमारे संविधान में है क्या कि हम ज़्यादा अहमियत जो है फंडामेंटल राइट्स को देते हैं, ड्यूटीज़ को नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा देश उतनी तरक्की नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हैं ना गाइज, तो हमारा देश और भी बेहतर होना है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यार, उनको भी हम देखें कि हमारी ड्यूटीज़ क्या बनती है। ठीक है, तो बहरहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है रशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दो चीज़ें हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। अगर मूल अधिकारों की बात करें तो वो यूएसए से लिए गए, यानी कि अमेरिका से लिए गए। दोनों क्वेश्चन को साथ याद रखिएगा आप। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रूस से लिया गया है, जबकि फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17वां है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, तो आपको यह बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जिस तरह से भारत के मूल अधिकारों की यानी कि फंडामेंटल राइट्स हुए 6 है, फंडामेंटल राइट्स कितने 6 है, उस तरह से आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है हमारी, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11। जो भारत के संविधान की मूल कर्तव्य है वो कितने 11। हर एक नागरिक को हमारे 11 कर्तव्यों का पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे 11 कर्तव्य है। ओके, तभी हमारा देश आगे जाएगा। साथियों, आप तो पढ़े लिखे साथी है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से 11 कर्तव्य है, और हो सके तो आप और को भी अवेयर करवा सकते हैं कि हमारे क्या क्या मूल कर्तव्य बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। गाइस क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा टिपिकल जैसा है। आपको बताया जैसे अभी मैंने बताया कि मूल कर्तव्य है उनको किसके रिकमेंड पर, कुल मिला के क्वेश्चन बोला कि किसकी, जैसे अलग अलग समितियां बनी, जैसे मैं बताया ड्राफ्ट समिति थी, उसी तरह से कर्ण सिंह समिति है, कृपलानी समिति है, स्वर्ण सिंह समिति है, देवराज समिति है। इसमें से आपको बताना है कि किस समिति की रेकमेंड पर या अनुशंसा के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। जो स्वर्ण सिंह समिति है उसकी रिकमेंड के अनुसार ही के बाद ही संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19वां है, अगर इसकी तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 19वां है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किस पे निहित है। भारतीय संघ की शक्ति, भारतीय संघ की शक्ति की बात की जा रही है। उसके जो राइट आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति को मैं शक्ति जरूर है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, लेकिन फिर भी भारत का जो शक्तिशाली जो पद है वो प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है, प्रधानमंत्री को माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है इलेक्टेड बाय द पीपल आता है, भारत की जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है भारतीय संघ की शक्ति, वो राष्ट्रपति को होती है। बहुत सारे साथी यहाँ पे प्रधानमंत्री को टिक कर लेते हैं, सोचते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल होते हैं राष्ट्रपति से, क्योंकि ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जा रही है, भारतीय संघ की शक्तियों की बात है, यानी कि जो भारत है, जो एक संघ है, राज्यों का संघ है, उसकी शक्ति किसके अंदर है, किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है तो कौन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्यों, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कुल मिलाकर क्वेश्चन अगर आपको समझ रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है ना गाइस, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कौन कौन से सदस्य देते हैं। तो राष्ट्रपति को कौन इलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो संसद है
संसद में आपको जानते हैं कि 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो 3 चीज़ें कुल मिलाकर है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, तीसरी विधानसभा। इन तीनों के जो सदस्य हैं वो अपने वोट देते हैं और उनके वोट से जिसको बहुमत मिला वो राष्ट्रपति बनता है। साधारण भाषा में आपको मैंने बता दिया। अब लोकसभा आप जानते हैं कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदन है, तो इसमें जितने भी मेंबर होंगे सभी अपने अपने वोट देंगे। जबकि विधानसभा क्या है कि हर एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में अपनी विधानसभा होती है, तो वहाँ पे क्या जो विधानसभा के मेंबर है वो भी अपने वोट देंगे जो भी राष्ट्रपति के कैंडिडेट होंगे। तो जिसके सबसे ज़्यादा वो आएंगे, मतलब बहुमत मिलेगा, वो राष्ट्रपति बनते हैं। तो क्या, तो सिंपल बात है, क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया गया लेकिन मैंने उसको साधारण भाषा में आपको समझा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है, 5 वर्ष। जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी अन्य एमएलए, एमपी जो भी भारत में चुना जाता है उसकी जो कार्यकाल की अवधि होती है वो गाइस कितनी वर्ष की होती है? 5 साल की होती है। तो इसको आप कोई भी क्वेश्चन है इसी तरह से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस की इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के प्रेसिडेंट को चुनाव करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में कौन कौन से? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान। ये तीनों, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है, ये तीनों चीज़ें अपनाई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन अब जैसे मैंने बताया कि किसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। अभी तक आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन 4 में से एक नाम ऐसे हैं जिनका, मतलब जिनको निर्विरोध चुना गया था, अनपोज्ड जिनको चुना गया था, अनकंटेस्टेड प्रेसिडेंट जिनको थे, उनका नाम आपको बताना है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी जी है, ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था, मतलब इनके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होते। निर्विरोध आप जानते हैं ना गाइस, अनपोज, मतलब जिस पे ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिनको चुना जाता है, मतलब जिनके लिए इलेक्शन नहीं होते, उनको निर्विरोध कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है नीलम संजीव रेड्डी जी है, ये ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं भारत के जिनको निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर, एक सेकेंड गाइस, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, जिसको इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं, कि संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जब राष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य करता है जो संविधान के अनुपालना के अगेंस्ट होता है ना, मतलब असंवैधानिक कार्य करते हैं, तब उनको जो है महाभियोग की प्रक्रिया उनके ऊपर चलाई जा सकती है। महाभियोग करता होता है कि उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि किस सदन के द्वारा ये चीज़ की जा सकती है, किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है महाभियोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संसद के किसी भी सदन द्वारा, या वो लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है। ये दोनों आंसर ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। या तो लोकसभा में याचिका डाली जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा में, कि अगर ऐसा काम करता है कोई राष्ट्रपति तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखने की संसद के किसी भी सदन के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25वां है, भारतीय सेना यानी जिसको इंडियन आर्मी कहा जाता है का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को ही भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में जाना जाता है। यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है इंडियन आर्मी का? तो राष्ट्रपति होते हैं, याद रखना है गाइस। इसमें जैसे ऑप्शन आपके इसी तरह होंगे, थल सेना अध्यक्ष या वायुसेना अध्यक्ष या नेवी का कोई ऑफिसर का नाम दिया जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो आपको टिक वो नहीं करने हैं, आपको टिक राष्ट्रपति को ही करना है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के राष्ट्रपति, उन्हीं को ही इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर माना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? सेम क्वेश्चन है गाइस, रिपीट हुआ ये, कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके अंदर होती है? मैंने जैसे बताया, राष्ट्रपति के अंदर होती है, प्रधानमंत्री के अंदर नहीं होती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो अब आपको जिस तरह से प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा गाइस, प्रेसिडेंट का मैंने बताया था, राष्ट्रपति का मैंने बताया था कि कौन कौन से उसमें शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य इनके इलेक्शन में। तो अब आपको यहाँ पे उपराष्ट्रपति का बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। यानी कि यहाँ पे विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो अपना वोट नहीं देते हैं, मतलब उनका इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी रोल नहीं होता है। यहाँ पे केवल 2 सदनों के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इन्हीं के जो सदस्य हैं वो ही वोट देंगे और बहुमत वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। जबकि राष्ट्रपति में आपको एक चीज़ और ऐड रखने की, विधानसभा भी ऐड होगी। ओके, तो सिंपल चीज़ थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28वां है, आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रपति
राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है मेंबर नॉमिनेट? गाइज आप जानते हैं कि जो भी भारत के, हमने पहली वीडियो में भी ये चीज़ें डिस्कस की है गाइज। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। उसमें हमें बताया था कि भारत के राष्ट्रपति जो है कुछ एक सदस्यों को मनोनीत करता है। आपको बताना है कि वो कितने हैं। तो सिंपल आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिए गाइज, ऑप्शन नंबर ए 12। यानी कि जो 12 सदस्य है राज्यसभा के, उनको जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। जबकि जो बाकी सदस्य होते हैं राज्यसभा के लिए, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं होते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अपर हाउस कौन सा होता है। तो बहुत सारे साथी इसका लोकसभा टिक मार के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। लेकिन राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, राज्यसभा यहाँ पे टिक किया गया है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा को ही अपर हाउस माना जाता है, ऊपरी सदन माना जाता है, जबकि लोकसभा निचला सदन होता है। ओके। जबकि एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा जो कानून होते हैं वो लोकसभा के द्वारा से ही पारित किए जाते हैं, चूंकि फिर भी ऊपरी सदन जो भारत के संविधान में राज्यसभा को ही माना गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30वां है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत माफ़ कीजिएगा, इसकी जो भारत के प्रधानमंत्री है की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका इजी भी है ये नियुक्ति वाले क्वेश्चन ना गाइस बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसका मैं अभी आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ गाइस। देखो, प्रधानमंत्री बने या चीफ मिनिस्टर बने, उनकी जो अपॉइंटमेंट है या उनको जो शपथ है वो कौन दिलाएंगे? जो वहाँ के चीफ होंगे। अब प्रधानमंत्री, देश के चीफ कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएंगे या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। सिंपल बात है। ओके। उसी तरह से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है, मैं यहाँ पे आपको चीज़ बता रहा हूँ गाइज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि अगर कोई मुख्यमंत्री जब बनते हैं, जैसे हिमाचल के मुख्यमंत्री बने, तो उनको कौन देगा? तो अब हिमाचल में जो है चीफ प्रेसिडेंट तो नहीं है। हिमाचल में चीफ प्रेसिडेंट तब होते हैं अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है। अगर किसी कहीं पे सरकार भंग हो जाती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है, तब जो है प्रेसिडेंट वहाँ के चीफ होते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पे गवर्नर होते हैं जिनको राज्यपाल कहते हैं, जैसे हिमाचल के राज्यपाल है, तो उस राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करवाएगा। सिंपल चीज़ है। ओके। जबकि राष्ट्रपति की जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है, इसको ढंग से समझिएगा। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको दिख रहा होगा 6 माह के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर उसको ये चीज़ करनी होगी, तभी वो उसका सदस्य बना रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, कि मंत्री परिषद होते हैं वो मुख्य रूप से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले भी हमने अपनी सीरीज में डिस्कस किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। मतलब लोकसभा के लिए मंत्री परिषद मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसके साथ में एक चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पॉलिटिकली, उसमें हमने 2-3 वीडियो डाल दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो टेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, साइकोलॉजी के हमने सीडीपी करके एक साइकोलॉजी की सीरीज बनाई है गाइस, उसको देख लो, जितने भी उसमें वीडियो है। धीरे धीरे और भी वीडियो बनाएंगे जब तक टेट का पेपर नहीं आ जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है यार गाइस, उनको देखा करो वहीं से। अब जो है कमेंट करने सभी लग जाते हैं, सर प्रिपरेशन नहीं हो रही, तैयारी नहीं हो रही, क्या करें क्या करें। तो यार वीडियो बनाई है, उनको वॉच करें, नॉलेज मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है जहाँ से भी। जरूरी नहीं गाइस, मैं ईमानदारी से चीज़ बताऊँ कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो उन्हीं को देखो, बाकी की मत देखो, ऐसा नहीं है। जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है ना, उसको बस लपेटे जाओ। जो भी कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, किसी भी चैनल की वीडियो देखनी है। अगर आपको लग रहा है अच्छा चीज़ है, उसको देखो, बस नोट्स बनाओ, जो जैसा करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको नहीं करना है। ओके। जहाँ पे भी आपको मिल रहा है मटेरियल, बस आपको रटते जाना है। 3 इडियट आपको नहीं देखी है ना, 3 इडियट मूवी, तो उसमें क्या संदेश दिया? यही कि जहाँ पे नॉलेज मिल रहा है बस उसको पकड़ लो, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? आपको बताना है कि लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं। अपनी पहली वीडियो में भी हमने ये चीज़ बताई थी, अगर आप हमारे से जुड़ते तब आप इसका इजीली आंसर बता सकते हो। ऑप्शन है डी 552 लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है सदस्यों की। गाइस अगर आपने अभी तक ये चीज़ भी देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए, तब आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर सदस्य हमारे ऐसे होंगे जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं अपने नॉलेज के लिए, मतलब नोट्स कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन देख नहीं रहे हैं कि कितने क्वेश्चन ठीक किए। फिर भी अगर ऐसा कोई भाई बहन है तो उसका कमेंट में मैं ज़रूर नाम लूँगा कि उन्होंने अपने स्कोर बताया है, और जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा, ईमानदारी के साथ लिखिएगा, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम भी बताऊँगा। ओके। क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो
आपको पता है अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं 250 गाइज राज्यसभा की 250 है, जबकि 552 जो है लोकसभा की है। मैक्सिमम मेंबर्स की सदन संख्या है ना। वर्तमान में कुछ और है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम सदस्यों की बात की गई है। अधिकतम जो है राज्यसभा में 250 ही हो सकते हैं, जबकि 552 लोकसभा में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी विधायक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं गाइज, इनको धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज विधेयक तो जानते हैं, जैसे मनी बिल होता है, कोई और बिल होता है, वो जैसे लोकसभा या राज्यसभा में पेश किए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया कि किसी विधेयक को धन विधेयक अगर हो, मतलब कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, तो इसका जो प्रमाण करेगा कौन करेगा? वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। जो स्पीकर होगा वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो विधेयक है वो मनी बिल है या नहीं है। अगर वो अप्रूव करते हैं कि मनी बिल है तब ठीक है, अगर नहीं अप्रूव करते तो उसको धन विधेयक नहीं माना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकार कौन होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है केंद्र सरकार का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। जो महान्यायवादी होते हैं उसको ही केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है महान्यायवादी। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है का प्रशासन कौन चलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो दिल्ली है हमारी, आप जानते हैं कि जो दिल्ली है भारत की कैपिटल है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और लगातार चर्चा में मरी रहती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक पॉलिटिकल कारणों की वजह से वहाँ पे खींचतान चली है, मतलब तनाव चला है। तो वो चीज़ क्यों हो रही है, तो आप यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो देख सकते हैं। और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक होता है, मतलब राष्ट्रपति कैंप पे मतलब इनडायरेक्टली रूप से उसको कंट्रोल करता है जो यूनियन टेरिटरी है, और इसी कारण से ही वहाँ पे आप देख रहे हैं कि खींचतान चली रहती है। ओके, तो आपको यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, पॉलिटिक्स पे नहीं। कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक, यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जिसकी क्या, जैसे चीफ मिनिस्टर की जाएगी या कोई भी इस तरह का, तो उसके द्वारा इसकी नियुक्ति को प्रशासन को चलाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर मैंने आपको बताया है वीडियो के पहले ही क्वेश्चन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर ए जो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे फर्स्ट? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था अभी गाइस की कितनी संख्या, तो आप यहाँ पे दिख रहे हैं 2, 12। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के लिए जो है 12 सदस्यों को चुना जाता है, जबकि लोकसभा के लिए मात्र 2 को चुना जाता है। तो ये आपको याद रखना है 2 × 12। अब इसको याद कैसे करें, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा है, तो अपर हाउस में ज़्यादा मेंबर चुने जाएंगे, इस तरह से याद रखो। लोकसभा जो है निम्न सदन है, तो उसमें कम चुने जाएंगे। 2:12 का रेशो होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41वां है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। मतलब 6 माह के अंदर अधिकतम डिफरेंस हो सकता है, मैक्सिमम इंटरवल हो सकता है 2 अधिवेशनों के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? जैसे मैंने भी जैसे आपको बताया कि जिस तरह से राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव पावर होती है देश में, उसी तरह से राज्यों की बात करें, अगर स्टेट की बात करें जैसे हिमाचल की, तो हिमाचल में राज्यपाल होगा। जिस तरह से देश में राष्ट्रपति होता है, मतलब राज्यपाल के पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी और उसका हेड भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 500। जो संविधान के अनुसार का जो विधानसभा के सदस्य है की अधिकतम संख्या हो सकती है 500 हो सकती है ना। तो जो विधानसभा के सदस्य है उसकी मैक्सिमम नंबर की हो सके 500 हो सकते हैं। आप जानते हैं कि विधानसभा की बात अगर हिमाचल में करें तो हिमाचल में तो बिल्कुल कम है, छोटा सा प्रदेश है हमारा, सुंदर सा प्रदेश हिमाचल, 68 है। जबकि जो बड़े स्टेट्स की बात करें, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ भी मैक्सिमम 250 से लेकर 300 तक की सीटें हैं।
ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 500 तक ही हो सकती है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44वां है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधानसभा और एक विधान परिषदें। विधानसभा अमूमन हर एक राज्यों में होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा है, लेकिन कहीं कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, वो आपको बताना है टोटल कितनी है। तो 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो 6 है, क्योंकि कुछ एक राज्य होते हैं जहाँ पे विधान परिषदें हैं, वो कितने हैं टोटल राज्यों से? 6 ऐसे टोटल राज्यों जहाँ पे विधान परिषदें हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राज्यों का मंत्रिमंडल, जिसको स्टेट कैबिनेट्स कहते हैं, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? गाइस, जिस तरह से मैंने अभी जैसे बताया था कि जो केंद्र का मंत्रिमंडल होता है, केंद्र का कैबिनेट होता है, कैबिनेट ऑफ सेंटर, मतलब सेंटर के जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल, वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? जब लोकसभा के लिए होते हैं, उसी तरह से जो राज्यों के होंगे वो किसके लिए उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के लिए। सिंपल सी बात है। ओके गाइज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केंद्र का पूछे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अगर राज्य का पूछे तो विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46वां है कि विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? कि विधानसभा का असेंबली ईयर जो होता है, एक साल का जो ईयर होता है विधानसभा का, उसमें कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? तो बिल्कुल सिंपल, इसका आंसर होगा 2 होना चाहिए। कम से कम की बात की जा रही है, हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैक्सिमम इंटरवल 6 महीने का होता है। यानी ये चीज़ आपको पता है कि कम से कम 6 मंथ का गैप होता है किसी भी 2 अधिवेशन के बीच में। तो साल में तो 2 ही हो सकते हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं। अगर जो इंटरवल 6 वर्ष से भी कम होगा तब तो 2 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो अमूमन होता भी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? अभी जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा सदस्य, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की बात की जा रही है गाइस, सिंपल भाषा में। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको पता होगा। जैसे गाइस लोकसभा है, लोकसभा एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उसी तरह से विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन 4 में से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सबसे ज़्यादा एमएलए कहाँ के, मतलब विधानसभा के सदस्य सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के, जब मैंने बताया उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? गाइज, है नहीं था, अब इसको हटाया गया है। तो आर्टिकल 370 आप जानते हैं, बहुत ही चर्चित न्यूज़ थी जिस टाइम इसको हटाया गया था, केंद्र सरकार, श्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। स्टेटस नहीं है गाइज, स्पेशल स्टेट, विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया था। इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधा दी गई थी जो बाकी के राज्यों को नहीं दी जाती। जैसे हमारा हिमाचल है, हिमाचल में वो चीज़ें नहीं लागू होती थी जो बात थी, क्योंकि उनका अपना ही एक संविधान था, अपना ही एक फ्लैग था, अपनी ही बहुत सारी चीज़ें थी। और कहीं ना कहीं जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है, बुद्धिजीवी है, सीनियर जो लोग हैं हमारे देश के, तो आदरणीय जो लोग हैं, वो कहते हैं कि जो आतंकवाद है मुख्य रूप से वो इसी कारण बढ़ता था, क्योंकि अब जो है 370 को हटाया गया, तो अमूमन उतना आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर के इलाके में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको हम एक बड़ी कामयाबी मान सकते हैं केंद्र सरकार की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है गाइस, वो कहाँ पे है, वो आपका बताना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई कोर्ट जो है अमूमन हर एक स्टेट में अपना अपना होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट का है शिमला में है ना, पंजाब का पटियाला है। इसी तरह से जो भारत का पूरे इंडिया का कोर्ट है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जबकि एक आईसीजे होता है गाइस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दों पर चर्चा होती है, अदालत होती है, वो कहाँ पे है? नीदरलैंड में। जगह का नाम है द हेग, नीदरलैंड। ओके, द हेग नीदरलैंड, आईसीजी इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी जो माफ कीजिएगा गाइस, कुलभूषण जाधव, अभी मुझे नाम एकदम से याद आ गया, कुलभूषण जाधव जी का जो चर्चा है, आप न्यूज़ में भी देखा होगा, कुलभूषण जाधव जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा था कि वो जासूस थे, इस क्राइम पे उनको पकड़ा है, हालांकि वो नहीं थे जासूस। तो उनका जो चर्चा चली है, जो डिस्कशन चली है अदालत पे, जो चर्चा हो रही है, सुनवाई होती है,
अमूमन समाचार में आता रहता है। तो ICJ में हो रही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्यों हो रही है, भारत में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इंडिया और पाकिस्तान का, अलग अलग देश का है। तो वो नीदरलैंड पे इसकी डिस्कशन होती है। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये भी एग्जाम पूछ लेता है, तो द हेग नीदरलैंड में है। तो साथियों, ये थे आज के क्वेश्चंस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके अलावा हम सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। टोटल 100 के आसपास ये क्वेश्चन है। और गाइज, अगर ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए तो हिमाचल प्रदेश के अलावा जितने भी और इंडिया के लेवल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं, जहाँ पे जनरल पॉलिटी आती है, जनरल पॉलिटिकल साइंस आती है, जनरल पॉलिटिकल साइंस बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। खासतौर पे HP टेट के लिए तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस गाइज, अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट, जो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका भी जल्दी से हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, तो आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक तो लाइक कर लेना है, कमेंट कर लेना है। तीसरी चीज़ है गाइज, वीडियो को शेयर जरूर कर ले। बिकॉज गाइज, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो जल्दी इसका पार्ट नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर ले, जब तक इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ नहीं आ जाते, 1000 व्यूज़ नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल भी नहीं लाने वाला हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF के लिए मैं आपको बता दूँ, जब तक इसका दूसरा पार्ट अपलोड नहीं किया जाएगा तब तक आपको ये PDF नहीं मिलेगी। तो ओके गाइज, तो आप इन्जॉय किया होगा वीडियो को, उम्मीद करते हैं। अब अपना काम कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक कर लिए, कमेंट कर लिए, शेयर कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, जब तक हम नई वीडियो नहीं लेते हैं। जय हिंद।